Hello dear students, today we are going to discuss the topic index numbers. We are going to start a lecture series on index numbers, and today we are going to discuss what is index numbers, what are their uses, what are the different types of index numbers, and today we are going to discuss the very first type, that is unweighted index numbers. So first of all, we know what are index numbers. Index numbers are statistical measure or tool to measure the relative changes in some phenomena which cannot be observed directly. इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक ऐसा टूल है जो कि रिलेटिव चेंजेस को मेजर करता है. अब ये रिलेटिव चेंजेस का यहाँ पे क्या मतलब है? मींस विद रिस्पेक्ट टू. जब हम कीमतों को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर, वो अदर फैक्टर टाइम भी हो सकता है, तो जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फैक्टर जब हम मेजर करते हैं, रिलेटिव चेंजेस देखते हैं उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो स्टैटिस्टिकल टूल हमें हेल्प करता है इंडेक्स नंबर उन सभी चेंजेस को मेजर करने के लिए, चाहे वो प्राइसेस में चेंजेस हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस हो, चाहे वो नेशनल इनकम में हो, आउटपुट में हो. सो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स में या बिजनेस एक्टिविटीज में जो चेंजेस आती हैं, वो हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. हम इनको एक स्पेशल टाइप की एवरेजेस भी बोलते हैं इंडेक्स नंबर्स को. सो इंडेक्स नंबर्स जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है. अगर हम सिम्पसन और काफ्का की भाषा में देखें तो इंडेक्स नंबर्स आर इकोनॉमिक बैरोमीटर्स. इंडेक्स नंबर्स को इकोनॉमिक बैरोमीटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी हमारी इकोनॉमी में रिलेटिव चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है या एनी अदर फैक्टर, जो भी चेंजेस हो रही हैं, उन चेंजेस को हम इंडेक्स नंबर्स के द्वारा ही मेजर करते हैं. इसीलिए इनको इकोनॉमिक बैरोमीटर्स भी कहा जाता है. वी नो कि हमारी इकोनॉमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती हैं. अगर हम आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारी लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेम नहीं है. सिमिलरली हमारा प्राइस रेट, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी पॉवर्टी, ये सभी जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनमें चेंजेस आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली लेवल ऑफ आउटपुट हमारा सेम नहीं है, हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो एनी काइंड ऑफ चेंज अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है, दैट इज इंडेक्स नंबर्स. Then comes very important part, that is uses of index numbers. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी इकोनॉमिक्स में हमारी जो इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमीज में, तो उन सभी को, उनकी चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स हम जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो चेंजेस आ रही हैं, उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स. यानी कि हम उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और इसी एनालिसिस के बेस पे हम प्रिडिक्शंस भी लगा सकते हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं. सिमिलरली हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हम 2010 का 2020 के साथ इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी 2010 में इकोनॉमिक सिचुएशन और 2020 में जो है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस. तो इन 10 सालों में हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं. सिमिलरली बिजनेस एक्टिविटीज में भी इंडेक्स नंबर्स बहुत ही इस्तेमाल किए जाते हैं अपने बिजनेस को का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए. सिमिलरली अगर हम मनी की परचेजिंग पावर को भी मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंडेक्स नंबर्स हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है. Now come very important part, that is types of index numbers. Now index numbers एक tool है statistical. अब हम different type of index numbers इसमें measure कर सकते हैं, जैसे कि price index numbers, quantity index numbers, value index numbers, then simple and aggregative index numbers, then cost of living index and special purpose index numbers. तो 6 तरह के मुख्य रूप से जो हमारे पास types हैं, जो one by one अब हम अपनी इस lecture series में study करेंगे. तो सबसे पहले जो आज हम method study करेंगे वो है simple and unweighted index numbers. सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड अदर इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड. जैसे कि नाम ही बता रहे हैं सिंपल है, तो दैट मींस इसमें हम सिंपल एग्रीगेट्स को ही लेंगे. तो यहाँ पे P01 यानी कि ये इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स को शो कर रहा है, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100. यहाँ पे समेशन P1 क्या है? एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन करंट ईयर. समेशन P0 है एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस इन बेस ईयर. एंड P01 जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है हमारा प्राइस इंडेक्स. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के साथ इस फॉर्मूले को समझते हैं. एग्जांपल ले रहे हैं हम. मान लीजिए हमारे पास कमोडिटी है A, B, C, D और E. प्राइसेस हम ले रहे हैं 1981 की. तो उसमें हमारे पास प्राइसेस हैं, मान लीजिए 60, 50, 40, 10, 5. देन हम प्राइसेस ले रहे हैं 1990 की. इन रुपीज़ ले रहे हैं हम ये सारी. मान लीजिए ये 90 है, 70, 60, 20, 20. तो अब ये हमारा, अगर हम ये इसको बेस मान रहे हैं, इसको करंट ईयर प्राइसेस मान रहे हैं, तो ये हमारा P0 हो जाएगा, ये हमारा P1 हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये हमारी P0 प्राइसेस हैं बेस ईयर की, ये हमारी करंट ईयर की प्राइसेस हैं. तो अब हमने इनकी समेशन ले लेनी है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
टोटल हमारा आ जाएगा 165 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 260। तो यह है समेशन ऑफ P0, यह है समेशन ऑफ P1। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो क्या था, P01 का फॉर्मूला समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 260 डिवाइडेड बाय 165 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 157.57। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो ये सबसे सिंपल मेथड अभी हमने किया है। तो ये हमारा सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में पहला हमारा मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय ब्रेस ईयर प्राइस इनटू 100। तो यानी कि ये एवरेज का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे प्राइस रिलेटिव को निकालते हुए हमने यहाँ पे इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्राइस रिलेटिव क्या है हमारा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैसे निकलेगी, हमारे पास एवरेज को निकालने के लिए तीन मेथड है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन के साथ कैसे आएगा। P01 कैसे आएगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। जैसे कि हम सिंपल मीन अपना निकालते हैं कि हम अपनी n की वैल्यू के साथ एवरेज जब निकालते हैं तो उसको हमारी समेशन को n के साथ डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो देन हमारा ज्योमेट्रिक मीन के साथ ये कैसे निकलेगा, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग P अपॉन n। तो P को निकालने का सेम फॉर्मूला वही, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन में हम एंटी लॉग लेते हैं अपनी समेशन लॉग P का और उसको n के साथ डिवाइड करके जो भी ये हमारा आएगा उसका क्या ले लेंगे हम, एंटी लॉग। सिमिलरली अगर मीडियन के साथ निकालते हैं तो साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये जो डिफरेंट एवरेजेस के मेथड है उनको यूज करते हुए हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास A B C D E 5 कमोडिटीज हैं। हमारे पास 1980 की प्राइस है, 1985 की प्राइसेस हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव को निकालने का क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। यानी कि जो हमारी करंट ईयर की प्राइस है उसको बेस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करके इंटू 100। तो जैसे कि यहाँ पे करंट ईयर प्राइस हमारी 70 है, बेस ईयर प्राइस हमारी 50 है, तो 70 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। तो ये हमने देख लिया, हमारे पास कितना आ गया, 140। तो ऐसे हमारा 140। तो हम सबको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। एंड में हम इनका क्या ले लेंगे, समेशन। तो सबसे पहले हम अगर हम मीन के साथ निकालना चाहें तो समेशन हमारी क्या आई है, 611.6 और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी है, 5। तो इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 122.32 हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स यूजिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिमिलरली हम इसको ज्योमेट्रिक मीन और इसको हम अपने मीडियन के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन के केस में क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा और फिर उसके बाद n प्लस साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। तो मीडियन के फॉर्मूले के साथ भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसी में मीडियन का फॉर्मूला भी हमने लगाना है तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, हमने इसको ऑर्डर इसका चेंज कर देना है। ऑर्डर में फिर क्या है, फर्स्ट जो टर्म है फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सबसे छोटा क्या है 100, 100 के बाद क्या आ जाएगा 109.1, फिर क्या आ जाएगा देखिए 112.5, देन क्या आ जाएगा 140, देन आ जाएगा 150। तो साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 n कितना है 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 3। तो थर्ड आइटम हमारी पे ये हमारा मीडियन कितना आ गया 112.5 आइटम जो है वो हमारी जो है मीडियन की रहेगी। तो ये हमने साइज निकाल लिया थर्ड आइटम जो है हमारी। क्लियर। तो दिस इज द वे। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन में भी इसमें सबका क्या ले लेंगे, इन सबका लॉग ले लिया जाएगा। लॉग लेके उसको समेशन उसका लेके उसको n के साथ डिवाइड करके उसके बाद उसका क्या ले लेंगे हम, एंटी लॉग। तो ज्योमेट्रिक मीन के साथ भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट दीज टू मेथड। तो इन फॉर्मूलाज के साथ हमारा जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है वो भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स नंबर्स की कैटेगरी में हमने दो टाइप्स को स्टडी किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होएगा उसमें हम प्राइस इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर्स की कैटेगरी में उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लास्ट पेज, पास्चे, फिशर, डॉर्बिश, मार्शर और कैली के मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, in our earlier lecture we have discussed about simple index numbers. In today's lecture series of index numbers, today we are going to discuss weighted index numbers. So जब हम सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सारी की सारी कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन इन रियलिटी सभी की सारी कमोडिटीज़ जो हैं वो इक्वल नहीं होती। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल वीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पल्सेस के कंपैरेटिवली। सिमिलरली और भी हम एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं, जैसे कि आपके लिए क्लोथ्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी वीडियो क्लिप के कंपैरेटिवली। सिमिलरली जब हमने डिफरेंट कमोडिटीज़ की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को शो करना होता है तो हम उनको उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे वेट्स असाइन करते हैं। सो जब इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स तो हम उसको बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर्स।
सो वेटेड इंडेक्स नंबर्स में जो वेट्स देने की प्रक्रिया है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो अर्थशास्त्री हैं उनके अलग अलग इसमें जो है राय है। तो सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो जो हमारा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, इस मेथड में भी आगे हमारे पास 6 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लास्पेज के मेथड को। तो लास्पेज मेथड है, पास्चेज है, फिशर है, डॉर्बिश और बॉले है, मार्शल एजवर्थ का मेथड है और कैली का मेथड है। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास वेटेड एवरेज में भी आगे 6 मेथड है। क्यों है हमारे पास 6 मेथड? बिकॉज ये सभी अर्थशास्त्री वो कहते हैं, कुछ कह रहे थे कि जो वेट्स हैं वो करंट ईयर के बेसिस पे असाइन होने चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं बेस ईयर के क्वांटिटी को हमें अपना वेट मानना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, करंट ईयर को भी और बेस ईयर की क्वांटिटीज को भी। तो ऐसे हमारे पास 6 जो फॉर्मूलाज हैं वो आए। तो पहला है लास्पेज का, देन हमारे पास है पास्चेज का, देन हमारे पास है फिशर जिसको कि आइडल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है, उसके बाद है हमारे पास डॉर्बिश और बॉले का फॉर्मूला, और फिफ्थ है हमारे पास मार्शल और एजवर्थ, ये दो हैं, इनका है हमारे पास, और लास्ट हमारे पास है कैलीज मेथड। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो मैंने इनका सीरियल नंबर भी चेंज कर दिया, तो 6 तक है हमारे ये मेथड्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रोफेसर लास्पेज के मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो लास्पेज जो है उन्होंने वेट्स किसको दिए हैं? कमोडिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज। यानी कि जो अगर हम सबसे पहले लास्पेज का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, इंडेक्स को मेजर करने का हमारा क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ current year prices into base year quantities divided by summation of base year prices into base year quantities। तो यहाँ पे जो वेट है वो किसको दिया गया है? बेस ईयर की क्वांटिटीज को into 100। सो दिस इज द लास्पेज फॉर्मूला। तो इसमें देखने लायक क्या बात है कि यहाँ पे वेट्स किसको दिए गए हैं? बेस ईयर क्वांटिटीज को। तो इनको वेट दिया गया है लास्पेज के मेथड में। तो स्टेप्स क्या है इसमें कैलकुलेशन के? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट ईयर प्राइसेस है उसको बेस ईयर क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसका क्या ले लेंगे? समेशन। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे? बेस ईयर प्राइसेस को बेस ईयर क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लेंगे? समेशन, एंड देन इनटू 100। तो ये हमारा लास्ट पेज का फॉर्मूला है। अभी 1 बाय 1 मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताती जा रही हूँ और फिर लास्ट में हम एक एग्जाम्पल करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पे। तो ये लास्ट पेज फॉर्मूला है। उसके बाद है हमारा सेकेंड पास्चेज। तो लास्ट पेज और पास्चेज में मेन डिफरेंस किस बात का है? यहां पे हमारी क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज थी, अब यहां पे कौन सी हो जाएंगी? करंट ईयर की क्वांटिटीज जो है हम उनको ले लेंगे, रेस्ट विल रिमेन सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने बेस ईयर की क्वांटिटी की बजाय कौन सी ली है? करंट ईयर की क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया है। सो ये दो फॉर्मूले अभी हमने जान लिए कैसे हैं ये दोनों फॉर्मूले। अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है फिशर का। अब फिशर को आइडल इंडेक्स भी बोला जाता है। फिशर के क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों ही लास्पेज और पास्चेज दोनों के फॉर्मूले को इकट्ठा कर दिया फिशर्स के मेथड में। कैसे किया उन्होंने? तो इनका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, अब ये देखिए ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्पेज, और ये पास्चेज का आ गया, और बाद में ये क्या आ गया हमारा? 100। तो ये लास्पेज का फॉर्मूला, ये पास्चेज का फॉर्मूला, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इंटू 100 उसका अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी। तो ये लास्पेज का है, ये पास्चेज का है। तो एक तरह से उन्होंने, फिशर ने दोनों फॉर्मूलों को इकट्ठा कर दिया। तो ये था हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूला पे जो किसका है? डॉर्बिश एंड बाउलेस का। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लास्पेज और पास्चेज के फॉर्मूलों की एवरेज ले ली, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमने इसको लिखना हो तो ये कैसे आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये बेस ईयर प्राइसेस के साथ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएंगी? करंट ईयर की क्वांटिटीज आ जाएंगी। ओके, और डिवाइडेड बाय इन सबको किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 2 के साथ, इनटू क्या आ जाएगा? 100। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका? डॉर्बिश का। क्लियरली? तो यहाँ पे इन्होंने, फिशर ने अंडर रूट लिया था, इन्होंने इसकी एवरेज ले ली। अब फिफ्थ हम देखते हैं किसका आएगा हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला हम देख रहे हैं मार्शल एंड एजवर्थ का फॉर्मूला देख रहे हैं। इनका फॉर्मूला क्या है? इन्होंने क्या किया? बाहर ले ली करंट ईयर की प्राइसेस और अंदर दोनों
बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटीज को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय, देन बाहर ले ली करंट ईयर बेस ईयर की प्राइसेस और अंदर फिर क्वांटिटीज को ऐड कर लिया इनटू 100। तो ये है हमारा एजवर्थ का फॉर्मूला। अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ P1 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला आ गया किसका, मार्शल का। अब उसके बाद सिक्स फॉर्मूला हमारे पास कैली का फॉर्मूला है। कैलीज मेथड क्या कहता है, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने क्या किया, P1 इंटू क्यू और समेशन ऑफ P0 क्यू इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यू क्या है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो बेस और करंट ईयर की प्राइसेस को जरूरी नहीं है क्वांटिटीज को लेना, तो उन्होंने कोई भी, क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ सम पीरियड, नॉट नेसेसरीली कि ये बेस ईयर की हो या करंट ईयर की हो, कोई भी क्वांटिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं और इसको हम फिक्स्ड वेट मेथड भी कहते हैं। तो कैली का जो मेथड है इसको हम फिक्स्ड वेट मेथड भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूलाज आ गए और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे अब हम एक जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस बाय यूजिंग ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ लास्पेस, पास्चेस, फिशर, डॉबिश एंड मार्शल एजवर्थ। तो ये हमारे पास 1995 की प्राइसेस दे रखी हैं और ये 2000 की प्राइसेस और क्वांटिटी। ये हमारी प्राइसेस है, ये क्वांटिटी, ये प्राइसेस, ये क्वांटिटी। तो नेचुरली हमारा बेस ईयर कौन सा है, 1995। तो ये P0 Q0, ये P1 Q1। तो ये हमारी प्राइसेस और क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि लास्पेस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या पता होना चाहिए, P0 Q0 और P1 Q0, ये हमें पता होने चाहिए। तो पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो P0 Q0 फाइंड आउट करते हैं। ये है हमारा P0 और ये है हमारा Q0। तो ये हमारे पास आ गया 16, 50, 56 और 38। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में तो ये हमारे पास आ गया। देन P1 को Q0 के साथ 8 इंटू 4 32। चलो जी, ये लिखते हैं हम 32, 60, 70 एंड 38। सिमिलरली हमने पास्ट चेज, ये तो लास्ट पेज का हो गया। पास्ट चेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए P0 Q1 और P1 Q1। तो इन दोनों को हम जब हम फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास आ जाएंगे 12, 25, 40 एंड 30। ये आ गया हमारे पास 24, 30, 50 एंड 30। तो अब हम इनकी क्या ले लेंगे, समेशन, यानी कि टोटल करेंगे इन सब का। जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, हमारे पास आएगी 160, देन आएगी 200, देन 107 एंड 134। तो अब हम फॉर्मूलेज में डालना शुरू करते हैं। लास्ट पेज का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी क्या था हमारा, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट, P1 बेस ईयर की क्वांटिटीज, देन P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया 200 अपॉन 160। तो 200 अपॉन 160, तो ये हमारे पास आ गया इनटू 100 तो 125। तो लास्ट पेज का हमारा कितना आया 125। अब पास्ट चेज से निकाल लेते हैं। पास्ट चेज से क्या आएगा हमारा, P01 का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ, यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी Q1, यहाँ पे भी Q1 इंटू 100। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया 125.23। अब फिशर का देख लेते हैं, उसमें क्या है L इंटू P का अंडर रूट। तो वो देख लेते हैं, वो हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 200 अपॉन 160 इंटू 134 अपॉन 107। तो ये हमारे पास इंटू 100 करके ये हमारे पास आ गया 125.09। सिमिलरली बाउलेज का मेथड जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास, अब हमने क्या करना है, अब L प्लस P अपॉन 2 एवरेज निकालनी है। तो हमारे पास ये जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 अपॉन 160 प्लस 134 अपॉन 107 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया 125.1। सिमिलरली लास्ट हमारे पास क्या रह गया, मार्शल का फॉर्मूला, और उसमें भी ऐसे ही वैल्यूज जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125.09। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट ऑल दीज मेथड्स। तो इन मेथड्स की मदद से हमने प्राइस इंडेक्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया। कौन सी कैटेगरी में हमने फाइंड आउट किया, हमने वेटेड जो है एवरेज की कैटेगरी में इसको फाइंड आउट किया। वेटेड एग्रीगेट के बाद हमारे पास है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये मेथड है, इसमें हमारे पास क्या है, हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं। तो प्राइस रिलेटिव जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहाँ पे जो W है, वेट है हमारा, वो क्या है, वैल्यू इन द बेस ईयर, यानी कि
बेस ईयर की प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा W होगा, जिसको कि हम फिक्स्ड वेट भी कहते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर हम अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेज को निकालने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ PW। यहाँ P क्या है हमारा? दिस इज द प्राइस रिलेटिव, ओके। और W हमारा क्या है यहाँ पे? ये वेट है, तो ये फिक्स्ड वेट है हमारा। सो समेशन ऑफ P इंटू डब्ल्यू, यानी कि P इंटू डब्ल्यू को करने के बाद उसका टोटल लेने के बाद वेट के टोटल के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमारा फॉर्मूला अगर हम अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग P इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। तो इन दोनों ही फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के द्वारा इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जस्ट डिफरेंस क्या है? हमने W का इस्तेमाल करना है, जो कि कैसे आया है? बेस ईयर की प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई, सॉरी, बेस ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वेट्स आए हैं। तो इसको हम फिक्स्ड वेट मेथड भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स और प्राइस इंडेक्स नंबर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि हर एक फॉर्मूला में जहाँ पे हमने प्राइसेस का इस्तेमाल किया था वहाँ पे हम क्वांटिटीज़ को लेंगे। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई चेंजेस देखते हैं एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच में, तो हम मोस्टली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम वही मेथड है कंस्ट्रक्शन का जैसे प्राइस इंडेक्स का था। वहाँ पे हम P01 का इस्तेमाल करते थे प्राइस इंडेक्स के लिए, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या O1, ठीक है जी। और वहाँ पे भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, ओके। तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में भी आगे दो फॉर्मूले आ जाएंगे, दो कैटेगरी आ जाएगी। पहले आ जाएगी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जैसे कि प्राइस इंडेक्स में हमने किया था। तो क्या था हमारा फॉर्मूला? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे हम प्राइस यूज करते थे, यहां क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी। ओनली डिफरेंस इज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते थे? P का, लेकिन यहां पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? Q का। तो ये है हमारा सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में फर्स्ट कैटेगरी, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। द नेक्स्ट था हमारा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो इसमें क्या था? यहां पे हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल तीनों का करते थे उसमें। यहां पे भी सेम रहेगा, जस्ट क्या चेंज हो जाएगा? प्राइस की जगह क्वांटिटी। अगर हम अरिथमेटिक मीन के थ्रू देखें तो समेशन हम किसका लेते थे? हम रिलेटिव जो निकालते थे। यहां कौन सा रिलेटिव निकलेगा? क्वांटिटी। वहां प्राइस रिलेटिव था, यहां कौन सा होएगा? क्वांटिटी रिलेटिव। फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो इस सारे का हमने क्या ले लेना है? समेशन, यानी कि टोटल ले लेना है और उसको n के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा अगर हम देखें तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? हम क्या लेते हैं? एंटी लॉग। किसका? ये सारा जो प्रोसीजर है हमारा इसका, तो ये हमारा लॉग ऑफ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, यानी कि इस सारे का हमने यहाँ पे अरिथमेटिक मीन में सिंपली हमने ये लिए थे जो प्राइस रिलेटिव उनका समेशन। यहाँ पे पहले प्राइस रिलेटिव का क्या लेना है? लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद फिर उसकी क्या करनी है? समेशन, यानी कि टोटल करना है, फिर उसको n के साथ डिवाइड करना है और बाद में उसका क्या ले लेना है? एंटी लॉग। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स को दो तरीकों से, जैसे कि प्राइस इंडेक्स को निकाला था, सिमिलरली क्वांटिटी इंडेक्स को भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आ जाएगा, ये तो था अनवेटेड, उसके बाद हमारा क्या है? वेटेड। तो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। तो वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में वही जो वेटेड में फर्स्ट कैटेगरी में हमने वेटेड, कौन सी कैटेगरी थी? फर्स्ट वेटेड एग्रीगेट। प्राइस इंडेक्स के केस में जैसे हमने फॉर्मूलाज किए थे सेम यहां पे भी लास्ट पेज पास्ट चेज। फर्स्ट हमारा क्या होगा? लास्ट पेज, सेकंड होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, पास्ट चेज, थर्ड हमारा होएगा फिशर और फोर्थ होगा हमारा बाउलेस, देन हमारा फिफ्थ होएगा मार्शल, ठीक है जी। तो सेम वही फॉर्मूलाज, जस्ट डिफरेंस क्या होगा? प्राइस की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे हम? क्वांटिटी का। तो दैट मींस यहां पे वेट क्या होंगी? प्राइस हमारा यहां पे वेट का काम करेगी। तो क्वांटिटी की जगह प्राइस और प्राइस की जगह क्वांटिटी का यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट विल बी द सेम, रेस्ट फॉर्मूलाज हमारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारे जो फॉर्मूलाज है प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत हमने किए हुए हैं। अब ये क्वांटिटी इंडेक्स में इनमें जस्ट किस चीज का चेंज आ रहा है? जस्ट P की जगह Q और Q की जगह हम P का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए पास्ट चेज के फॉर्मूले में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? Q0 और वेट्स हमारे आ जाएंगे करंट प्राइसेस के, ठीक है जी। बाउले में हम वेट्स जो है हमारी बेस प्राइसेस को लेते हैं और पास्ट चेज में जो वेट्स है वो करंट प्राइसेस को लिया जाएगा। और फिशर क्या इंडेक्स क्या होगा? दोनों का अंडर रूट, यानी कि लास्ट पेज और पास्ट चेज के मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट, ओके। और बाउले का क्या होगा? लास्ट पे और पास्ट चेज का डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और मार्शल का हमें पता ही है, उसमें हमने क्या करना है? समेशन ऑफ
Q, यहाँ पे P नहीं, Q1 P0 समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइडेड बाय Q0 P0 प्लस समेशन ऑफ Q0 P1 इंटू 100। तो ये रहेगा हमारा मार्शल का क्वांटिटी इंडेक्स। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में हमने टोटल 5 फॉर्मूलाज देखे। इसमें सेकंड जो कैटेगरी है, जैसे कि प्राइस इंडेक्स में भी किया था, वेटेड एवरेज ऑफ, क्या आ जाएगा, ये एग्रीगेट था, अब क्या आ जाएगा, एवरेज ऑफ प्राइस नहीं आएगा, रिलेटिव, कंफ्यूजन हो जाती है ना मेथड। तो ये फॉर्मूला क्या होगा इसका, समेशन ऑफ क्यू डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। वहां पे यहाँ पे क्या आता था P, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा Q। तो Q यहाँ पे कैसे निकलेगा, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, और W कैसे निकलेगा, Q0 इंटू P0, जिसको हम फिक्स्ड वेट वाला मेथड भी बोलते हैं। तो ये हमारा वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में भी ये सेकंड कैटेगरी जो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में सेम है जैसे कि हम प्राइस इंडेक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेके इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी जस्ट सेम वैसे ही रहेगी जैसे कि हमारी प्राइस इंडेक्स के केस में थी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लास्ट पेज, पास्ट पेज और फिशर्स फॉर्मूला। ये हमें 1995 का डाटा दिया है और ये 2005 का। तो क्वांटिटी इंडेक्स में हमने ये 2 इयर्स में क्या चेंजेस आई हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमारा बेस पीरियड है तो ये P0 हमारी बेस प्राइस हो गई, ये बेस क्वांटिटी, ये करंट प्राइस और ये करंट क्वांटिटी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, Q1 P0 और Q0 P0। देन हमने फाइंड आउट करना है Q1 P1 और Q0 P1। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर फॉर दिस 88, 90 272। ये कैसे आया, Q1 को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, P0 के साथ। तो 11 इंटू 8, 9 इंटू 10, 17 इंटू 16। सेम ऐसे ही हमने इन सबको फाइंड आउट कर लेना है। तो हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन के बाद ये फिगर्स जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। और इस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने क्या कर लेना है, इन सबकी क्या ले लेनी है, हमने समेशन, और इस डाटा को हमने फॉर्मूलाज में पुट कर देना है। तो ये समेशन आ रहा है हमारा 450, ये आ रहा है हमारा 426, ये आ रहा है हमारा 558 और ये आ रहा है हमारा 528। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, लास्ट पेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने देखना है। तो क्वांटिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ Q1 P0। तो यहां पे हमने क्या किया है, जो करंट हमारी बेस ईयर की प्राइसेस है उनको एज अ वेट इस्तेमाल किया है हमने। तो जब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.63। और सिमिलरली हम पास्ट और फिशर दोनों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी प्राइसेस आ जाएंगी, इस फॉर्मूला में करंट ईयर की प्राइसेस आ जाएंगी इंस्टेड ऑफ बेस ईयर प्राइसेस। तो यही चेंज होगा, बाकी रेस्ट हमारा सेम रहेगा। तो ये जब डाटा को हम पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इज आवर इंडेक्स वैल्यू। और फिशर को जब हम कैलकुलेट करेंगे, फिशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वी विल गेट, तो ये है हमारा आंसर 105.7। तो ये हमारा फिशर का इंडेक्स आ गया। सो दिस इज द एग्जांपल टू सॉल्व क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब हम देखने जा रहे हैं कि वैल्यू इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है किसी भी चीज की वैल्यू कैसे आती है, उसकी प्राइस को उसकी क्वांटिटी के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस पर्टिकुलर वस्तु की क्या आ जाती है, वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स को हम V01 से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन ऑफ V1 अपॉन समेशन ऑफ V0 इंटू 100। अब यहाँ पे ये कैसे आया, ये है समेशन ऑफ P1 अपॉन Q1, सॉरी P1 इंटू Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 टू 100। तो यहाँ पे जो V1 है, समेशन ऑफ V1 है, वो क्या है, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ करंट ईयर। देख सकते हो आप कि इसमें हम करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज करंट ईयर, ओके। और समेशन ऑफ V0 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू इंडेक्स को दो डिफरेंट ईयर्स के कंपैरिजन में अगर हमने वैल्यू को कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल 1993 और 1998 को हमने कंपैरिजन करना है, हमारे पास डाटा दिया हुआ है तो हम इसको फिगर्स को डालेंगे डाटा में। और अगर हमारे पास समेशन V1 की वैल्यू, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, हमें समेशन V1 दिया हुआ है और V0 हमें दिया हुआ है 1000, तो हम कैसे निकालेंगे, इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज 150। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो हम डिफरेंट ईयर्स के लिए भी इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। अब ये टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी क्या है, इसको जान लेते हैं कि हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो हमने डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल किया है। तो क्या वो फार्मूला हमारे टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर टेस्ट, 3 हमारे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कहलाते हैं। वन इज टाइम रिवर्सल, अदर इज फैक्टर रिवर्सल एंड फाइनल इज सर्कुलर। अब ये क्या टेस्ट है, अब हमारे पास प्राइस इंडेक्स भी है और क्वांटिटी इंडेक्स भी है। तो अब हमने देखना है टाइम रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते हैं, करंट ईयर को
जो है बेस ईयर के साथ और बेस ईयर को करंट ईयर के साथ चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे आंसर में कोई अंतर आता है, यानी कि जो हमारा इंडेक्स है अगर हम उसको ये ऐसे चेंज कर दे तो क्या ये वैल्यू 1 आती है हमारी। अगर ये सेटिस्फाई करता है, ऐसे करने से हमारे किसी भी फॉर्मूले में बेस जो है उसको करंट में कन्वर्ट करने से, करंट को बेस में कन्वर्ट करने से क्या हमारा आंसर सेम आता है, 1 आता है, दैट मीन्स कि वो फॉर्मूला जो है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात की जाए तो हमारे पास जो लास्ट पेज का फॉर्मूला है ये इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। इसमें जब हम चेंज करेंगे वैल्यू, यानी कि P01 इंटू P10 जब हम करेंगे तो वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी। तो लास्ट पेज भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पास्ट चेज भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन जो हमारा फिशर का है वो इक्वल टू 1 ही आएगा। फिशर का जब हम इसको करेंगे तो वो इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को, फिशर का जो है हमारा फॉर्मूला, वो इसको सेटिस्फाई करता है। आगे जब हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की भी बात करते हैं, अब सेकंड होता है फैक्टर रिवर्सल। मैं ये आपको करके नहीं बता रही कंप्लीट, ये जस्ट आपने फॉर्मूलाज में इनको इंटरचेंज करके और देन आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि आपका जब आप प्राइस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों किसके बराबर आने चाहिए, वैल्यू इंडेक्स के। हम प्राइस इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी इंडेक्स भी और वैल्यू इंडेक्स भी, यानी कि अगर हम P01 को Q01 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, ये क्या है, करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर्स वैल्यू। तो अगर इसके बराबर आता है हमारा तो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी लास्ट पेज और पास्ट पेज का फॉर्मूला फेल होता है। मार्शल और एजवर्थ का फॉर्मूला भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसको भी फिशर का ही फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो फिशर ने जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था टाइम रिवर्सल, उसको भी सेटिस्फाई किया, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी इसने सेटिस्फाई किया है। थर्ड जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है हमारा सर्कुलर टेस्ट। ठीक है जी। अब सर्कुलर टेस्ट क्या है, सर्कुलर टेस्ट में अभी मैं बताती हूँ आपको। सर्कुलर, ये है हमारा सर्कुलर टेस्ट। इसमें क्या है कि हमने क्या किया, ये देखिए, ये हमारा बेस prices, current prices, then current prices, then next futuristic prices, then futuristic prices, then again हमारी base prices। यानी कि यहाँ पे क्या है, हम 3 टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड है, ये सेकंड टाइम पीरियड है, ये थर्ड टाइम पीरियड है। तो 3 टाइम पीरियड्स की यहाँ पे इनको लिया गया है। और सर्कुलर टेस्ट जो है ये भी ना तो लास्ट पेज, ना पास्ट पेज और फिशर इंडेक्स कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सो इंडेक्स नंबर जो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला जो होता है या वेटेड एग्रीगेटेड फॉर्मूला जिसमें हम फिक्स्ड वेट्स लेते हैं, वही इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ना ही लास्ट पेज, ना ही पास्ट पेज, ना ही फिशर, कोई भी फॉर्मूला इस टेस्ट को, जो हमारा थर्ड टेस्ट था, इसको सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ जो फिक्स्ड वेट्स के साथ इंडेक्स नंबर, जो कि सिंपल एग्रीगेटेड फॉर्मूला या वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला के साथ फिक्स्ड वेट्स के साथ निकाले जाते हैं, सिर्फ वही इस सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पे हम 3 टाइम पीरियड्स की बात करते थे। So this is all about today's lecture. Thank you. Hello dear students. In our today's lecture of index numbers, we are going to discuss specific problems regarding the construction of index numbers. In our earlier chapter, we have discussed about the problems in the construction, method of constructing the index numbers, test of an ideal index numbers. All these we have already discussed in our earlier chapter. Now in today's lecture, we are going to discuss all the problems regarding the construction of index numbers. जब भी हम index numbers को construct करते हैं तो हमारे पास chain based index को कैसे हमने fixed base में convert करना है, या हमने fixed base index numbers कैसे construct करने हैं, बेस कन्वर्जन्स कैसे करनी है, बेस को शिफ्ट कैसे करना है, स्प्लाइसिंग, डिफ्लेटिंग, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस के बारे में भी इस लेक्चर में हम जानेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर्स। जैसे कि हमें पता है कि चेन एक कड़ी दर कड़ी आपस में जुड़ी हुई होती है, ऐसे ही यहाँ पे इन इंडेक्स नंबर्स में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ईयर होएगा उससे अगला आने वाला ईयर पिछले साल को एज अ बेस ईयर मानकर चलेगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक रिलेटिव सबसे पहले जनरेट करेंगे। लिंक रिलेटिव क्या होता है, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो अगर हमने चेन बेस्ड इंडेक्स को डेवलप करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ previous year divided by 100. So this is the formula to develop a chain based index. तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। ये हमारे पास years हैं, ये हमारे पास प्राइसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, we will find out the link relative। तो लिंक रिलेटिव को निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसका लिंक रिलेटिव हम बाय डिफॉल्ट 100 ही लेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम करंट ईयर की प्राइस
कितनी है हमारी 98। प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है हमारी 94। ये फॉर्मूला जो है इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 98 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 100। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके हम सभी ईयर्स के लिंक रिलेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। ये आ गया हमारे पास 93 103.2 एंड ये लास्ट वैल्यू है हमारी 102। तो जब ये हमारे पास लिंक रिलेटिव जनरेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है चेन बेस इंडेक्स। अब वो कैसे आएगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो अभी ये हमारा एज इट इज 100 ही आएगा फॉर 1985। नेक्स्ट अब लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना है 104.3 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन अभी हमारा क्या है 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेम। अब नेक्स्ट में फिर सेम फॉर्मूला, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है 104.1 इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, वो कितना आया अभी हमारा 104.3 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई 108.6 एंड सो ऑन करके हम सारी की सारी वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास डाटा था, ईयर थे, प्राइसेस थे, डिफरेंट ईयर्स हमें दे रखी थी, डिफरेंट ईयर की प्राइसेस दे रखी थी। सबसे पहले हमने लिंक रिलेटिव को निकाला। लिंक रिलेटिव की वैल्यूज आने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा था हमने चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इन वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया चेन बेस इंडेक्स नंबर। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। जैसे कि नेम ही सुजेस्ट कर रहा है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स कौन से होंगे जहां पे कि हमारा बेस क्या रहेगा फिक्स। तो एक फिक्स बेस के साथ हम कैसे इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें भी हम सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, करंट ईयर्स प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स प्राइस इनटू 100। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर। अगर तो हमारे पास सिंगल कमोडिटी है तो यही हमारा फिक्स बेस इंडेक्स होगा सिंगल कमोडिटी के लिए। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कमोडिटीज हैं, एक से ज्यादा कमोडिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आर फाउंड आउट एंड दैट एवरेज इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो फिर हम उन जो कमोडिटीज की उस एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और फिर वो हमारा फिक्स्ड बेस इंडेक्स होगा। तो हम दोनों तरीकों से, सिंगल कमोडिटी के केस में भी और मल्टी कमोडिटी के केस में भी, दोनों के केस में हम एग्जांपल के साथ इसको करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ईयर दिया हुआ है, हमारे पास प्राइसेस दी हुई हैं, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इंडेक्स। बेस हमने किसको लेना है 1975 को एज अ बेस। तो दैट मीन्स जिस ईयर को बेस ले रहे हैं तो इंडेक्स क्या होगा उसका 100। तो ऑटोमेटिकली 100 हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर्स प्राइस कितनी है 120 डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस कितनी ले रहे हैं हम 100, ये बेस ईयर है हमारा, उसकी प्राइस क्या है 110 और ये फिक्स्ड है, यानी कि हर बार हमारी डिवीजन किसके साथ होगी 110 के साथ। तो 120 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 109.1। अब 77 के लिए भी 160 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 110 के साथ। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फिक्स्ड बेस है, हर बार हमारा बेस क्या रहेगा 110, क्योंकि 1975 की प्राइसेस को हमने फिक्स्ड बेस ईयर माना है, तो इसीलिए हर बार इन्हीं प्राइसेस के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 145.5 एंड सिमिलरली जब हम बाकी भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे क्या है, हम सिंगल कमोडिटी के केस में इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इंडेक्सेस आ जाएंगे विद द फिक्स्ड बेस। 1975 हमारा क्या है यहाँ पे फिक्स्ड बेस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटीज हैं, क्लियर। तो उन्होंने कहा है कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर निकालो, कौन से ईयर के लिए 2020 के लिए। बेस प्राइसेस किसको लेना है 2014 को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी ये जो है ये हमारी बेस प्राइसेस हैं और इसको हमने ये करंट ईयर प्राइसेस हैं, ठीक है जी। तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर यहाँ पे निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है इसमें क्या करेंगे हम, प्राइस इंडेक्स फॉर कौन से ईयर के लिए निकालना है हमने 2020, क्या होएगा समेशन ऑफ यहाँ करंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय n। अब ये हमारा फॉर्मूला रहेगा इसको फाइंड आउट करने का। तो ये देखिए ये हमारी P0 बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी P1। तो हम सबसे पहले किसको फाइंड आउट करेंगे प्राइस रिलेटिव को। तो प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। तो करंट ईयर प्राइस कितनी है हमारी 30 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 15 के साथ इनटू 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्राइस रिलेटिव। तो सारे प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं हम।
तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, समेशन। तो समेशन जब लिया, ऐड किया इनको, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू 658.2 डिवाइडेड बाय n अब कितना है हमारा 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। और ये इंटू किसके साथ करना है हमने इसको, 100 के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 131.64। तो ये हमने प्राइस इंडेक्स निकाल लिया जब हमारे पास एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं। तो बहुत सारे ईयर्स के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मल्टी कमोडिटी के केस में हमने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को कैसे निकाला, हमने 2014 की प्राइसेस को बेस प्राइसेस लिया और 2020 का हमने फिक्स बेस इंडेक्स निकालना था विद द प्राइसेस ऑफ 2014। सो दिस इज द वे। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के लिंक रिलेटिव निकाल के, प्राइस रिलेटिव निकाल के, उनको फिर आपस में ऐड करके फॉर्मूला में पुट करके हमने अपनी वैल्यू को निकाल लिया। सो दिस इज द वे। तो दो तरीकों से सिंगल कमोडिटी के केस में और मल्टीपल कमोडिटी के केस में फिक्स बेस इंडेक्स इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेस कन्वर्जन। यानी कि मान लीजिए अगर हमें चेन बेस इंडेक्स दिया हुआ है तो हम कैसे अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अगर हम अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला इज करंट ईयर्स फिक्स्ड बेस इंडेक्स। कैसे निकालेंगे, करंट ईयर के चेन बेस इंडेक्स को जब हम प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की जो है हमारे पास चेन बेस इंडेक्स दे रखे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स में। पहले साल की कन्वर्जन हम नहीं कर सकते। और अब नेक्स्ट ईयर में देखिए क्या है फॉर्मूला, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स। तो क्या है हमारा करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स 153 इंटू प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स। अब प्रीवियस ईयर्स जो हमारा फिक्स बेस इंडेक्स है वो हमारे पास कितना था 138, यानी कि हमने कन्वर्जन नहीं किया, जो चेन बेस इंडेक्स था उसी को फिक्स बेस इंडेक्स ले लिया था। तो ये आ गया 138 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 211.14। अब नेक्स्ट ईयर अगेन चेन बेस इंडेक्स कितना है 156 इंटू, अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स हमारा कितना आ चुका है 211.14 इंटू 211.14 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं वी गेट 329.38 एंड सो ऑन। ऐसे ही करके हम बाकी वैल्यूज को भी निकाल लेंगे। तो 147 इंटू 329 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 484.1। अगेन 195 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी 944.17। तो हमने क्या किया, चेन बेस इंडेक्स को फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया। पहली वैल्यू हमारी सेम रही, नेक्स्ट वैल्यूज जो है हमारा चेन बेस इंडेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, फिक्स बेस इंडेक्स में हमने इसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट बेस कन्वर्जन जिसमें कि हमने चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि फिक्स बेस को हम चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सेकंड कन्वर्जन में जब हम फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स कैसे आएगा, करंट ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स इनटू 100। वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल हमने ले रखी है ऑलरेडी, इसी एग्जांपल के साथ हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन में जैसे लास्ट में भी फर्स्ट कन्वर्जन हमारी जो है वो कुछ भी नहीं उसमें चेंज आएगा, तो दैट मीन्स जो हमारा फिक्स बेस इंडेक्स है वही हमारा चेन बेस इंडेक्स होगा। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, करंट ईयर्स हमारा फिक्स बेस इंडेक्स कितना है 150, प्रीवियस ईयर्स कितना है फिक्स बेस इंडेक्स हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 136.3। उसके बाद नेक्स्ट अगेन क्या आ जाएगा 180। अब 180 किसके साथ डिवाइड होएगा 150 के साथ इंटू 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120। अब करंट ईयर फिक्स बेस कितना है 250, प्रीवियस ईयर कितना है 180 इंटू 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 138.8 एंड देन सो ऑन। जब हम ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120 एंड 440 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146.6। तो वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, जस्ट हमने करंट ईयर के फिक्स बेस को प्रीवियस ईयर के फिक्स बेस के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा करंट ईयर्स चेन बेस इंडेक्स। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट चेन बेस इंडेक्स। जब हमें फिक्स बेस इंडेक्स हमारा कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो हम अपना चेन बेस इंडेक्स फिक्स बेस इंडेक्स से हम निकाल सकते हैं। सो वेरी इजी कैलकुलेशन।
नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस शिफ्टिंग। यानी कि अगर हम किसी प्रीवियस बेस से किसी नए बेस पे शिफ्ट होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखी है, हम 1980 के बेस से शिफ्ट होकर 1984 का इंडेक्स नंबर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस कैसे आएगा? इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस इनटू 100। सो वेरी सिंपल। तो चलिए अभी हम इंडेक्स हमारा 1980 पुराना है बेस, अब हम इंडेक्स नंबर डेवलप करना चाहते हैं विद द बेस 1984। तो देखते हैं कैसे ये हमारा आएगा। तो फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस। तो 1980 में ओल्ड बेस क्या है हमारा? 100, और न्यू हम कौन सा लेना चाहते हैं? 84 को लेना चाहते हैं, 84 की प्राइसेस को लेना चाहते हैं। तो इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे? 300। 84 में इंडेक्स क्या है हमारा? 300, तो इंटू 100, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 33.3। तो ये कन्वर्जन हो गई। अब नेक्स्ट कन्वर्जन में फिर ओल्ड बेस का इंडेक्स हमारा यहाँ पे कितना है? 120। न्यू को किसको लेना है हमने? 300 को, तो ये हमारा आ गया 40। एंड देन 200 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 300 इंटू 100, ये हमारे पास आ जाएगा 66.6। एंड सो ऑन हम कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू 80 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगी? 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो ये क्या आ गया? 100। नोट कीजिए कि यहाँ पे अब 84 को न्यू बेस लिया है, तो बेस कितना आ गया हमारा? 100। यहाँ पे 100 आना जरूरी था। देन अगेन हम कैलकुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो दिस इज द वे। तो क्या करना है हमने? अपने इंडेक्स नंबर का जो ओल्ड बेस है, ओल्ड बेस इंडेक्स को न्यू इंडेक्स के साथ डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है। तो ये हमारे पास जो बेस शिफ्टिंग है हो जाएगी। तो ये इंडेक्स नंबर जो हमने डेवलप किया था ये 1980 के बेस पे था, अब हमने इसको कन्वर्ट करके 1984 के बेस के साथ इसको डेवलप कर लिया। सो दिस इज द वे ऑफ बेस शिफ्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ स्प्लाइसिंग, डिफ्लेटिंग एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। स्प्लाइसिंग में हम देखेंगे कि कैसे हम दो सीरीज को आपस में इकट्ठा करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट सीरीज हैं जिसमें बेस ईयर डिफरेंट है, तो एक सिंगल बेस ईयर के साथ कैसे दो जो सीरीज है उसको जोड़ा जा सकता है, तो दैट इज स्प्लाइसिंग। डिफ्लेटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो प्राइस चेंजेस हैं उनका इंपैक्ट हमारे जो हमारे वेजेस हैं, हमारे इनकम है, उस पर कैसे इंपैक्ट करती हैं उनको प्राइसेस, तो उसका हम देखेंगे। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर के प्राइस इंडेक्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम को। तो स्प्लाइसिंग क्या होती है? इसमें हम दो तरीके से स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज, यानी कि हम क्या करेंगे कि किसी भी न्यू इंडेक्स सीरीज को पुरानी जो इंडेक्स सीरीज है जिसमें बेस ईयर पुराना लेकर हम चल रहे हैं उसके साथ न्यू सीरीज को हम जोड़ देंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। सिमिलरली सेकंड वे में हम क्या कर सकते हैं? स्प्लाइसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज विद न्यू इंडेक्स सीरीज। हम क्या कर सकते हैं कि ओल्ड इंडेक्स सीरीज को नई इंडेक्स सीरीज के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है? ओल्ड इंडेक्स इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। तो सबसे पहला केस अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि हम स्प्लाइसिंग करेंगे इंडेक्स बी टू इंडेक्स ए। तो ए हमारा पुराना इंडेक्स है, बी हमारा नया इंडेक्स है। हम इस नए इंडेक्स को पुराने इंडेक्स के साथ स्प्लाइस करेंगे। तो स्प्लाइस इंडेक्स 1981 का है हमारा, 1985 का हमारा नया इंडेक्स है जिसका कि 1985 बेस है और यहाँ पे 1981 बेस है हमारा। तो ये कंप्लीट सीरीज हमें दे रखी है। तो ये हमारे इंडेक्स हैं ए के, ये है हमारे इंडेक्स बी के। तो स्प्लाइस्ड इंडेक्स कैसे होगा? क्योंकि हमने 81 के बेस के साथ 85 को इंट्रोड्यूस करना है, तो 81 के बेस तक हमारे पास जो डाटा है टिल 125 वो सेम रहेगा। देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। न्यू इंडेक्स हमारा क्या है? 100, क्योंकि अब हमने 100 इंटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। तो ओवरलैपिंग ईयर हमारा कौन सा है? 150 अपॉन 100। ये देखिए ओवरलैपिंग ईयर का इंडेक्स क्या है? 150। 100 इंटू 150 अपॉन 100। तो ये न्यू इंडेक्स लिख दिया हमारा, कितना है? 100। हमारा ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर कौन सा है? 150 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा स्प्लाइस्ड हो गया इंडेक्स और 150 आ गया। नेक्स्ट सेम न्यू इंडेक्स कितना है? 115 ये इस सीरीज का, और 85 को बेस लेना है तो 150 है 85 का, 150 अपॉन 100 एंड सो ऑन। सिमिलरली क्या आ जाएगा? 120 इंटू 150 अपॉन 100, देन 130 इंटू 150 अपॉन 100 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ऐसे करके हम सारी जो ये सीरीज है, ये जो नई सीरीज है, इसको पुरानी सीरीज के साथ स्प्लाइस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हैं, यहां पे आ जाएगी हमारी 180, देन 195, देन आएगी 210 एंड लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 240। सो दिस इज द वे कि हमने अपनी सारी की सारी जो सीरीज है उसको इंडेक्स बी जो है उसको हमने इंडेक्स ए के साथ सप्लाइज कर दिया। जो 85 का बेस था वो कितना था? 150। उसके साथ हमने
जो नया बेस है उसको लिया, उसके साथ 100 के साथ डिवाइड करके और न्यू इंडेक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, स्प्लाइसिंग ऑफ ओल्ड इंडेक्स सीरीज विद न्यू। अब ओल्ड इंडेक्स सीरीज कौन सी है, ये है, इसको अब हमने इसके साथ जोड़ना है, ये हमारी न्यू सीरीज है। तो ओल्ड इंडेक्स को जब हम न्यू के साथ जोड़ेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, ओल्ड इंडेक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। तो देखिए ये आ गया हमारा 100 इंटू 100 अपॉन 150। ओल्ड इंडेक्स क्या था ओवरलैपिंग ईयर का, 150। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 66.67। ठीक है, अभी नेक्स्ट भी हम ऐसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 110, ये 110 इंटू 100 अपॉन 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा 73.33। देन 120 इंटू 100 अपॉन 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80.0 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 88.33 और फिर ये हमारे पास 100 एंड रेस्ट विल रिमेन द सेम। क्योंकि हमने इस सीरीज के साथ पुरानी सीरीज को जोड़ना है तो इस सीरीज को अब हमने इसके साथ जोड़ दिया, ये आ गई हमारी, ये सीरीज इस सीरीज में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्प्लाइसिंग जो है कर सकते हैं। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक जिसमें कि हम नए इंडेक्स को पुराने इंडेक्स के साथ जोड़ते हैं और दूसरा हम ओल्ड इंडेक्स सीरीज को नई इंडेक्स सीरीज के साथ जोड़ते हैं। सो दिस इज द वे टू स्प्लाइस। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब इंडेक्स नंबर्स जो हैं, हमें पता है कि हमारे जो वेजेस हैं, हमारी जो इनकम है, वो चेंज होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसका रीजन होता है प्राइसेस। तो सिमिलरली हमारे जो इंडेक्सेस हैं, रियल वेजेस से रिलेटेड इंडेक्स, रियल इनकम से रिलेटेड इंडेक्स, वो भी चेंज होते जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम कीमतों की जो इम्पैक्ट है उसको देखना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने इंडेक्सेस को चेंज करना चाहते हैं, तो वी यूज डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने रियल वेजेस को बताया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा रियल वेजेस, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सिमिलरली अगर हमने रियल इनकम को फाइंड आउट करना है तो मनी इनकम को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो ये हमारे पास रियल इनकम या डिफ्लेटेड इनकम आ जाएगी। सिमिलरली रियल वेज इंडेक्स कैसे आएगा, रियल वेज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल वेज ऑफ बेस ईयर इनटू 100। दिस फॉर्मूला इज सिंपल एंड बेसिक फॉर्मूला। सिमिलरली इनकम का भी अगर आपने रियल इनकम का इंडेक्स करना है तो करंट ईयर की रियल इनकम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की रियल इनकम इनटू 100। तो देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास डाटा दे रखा है 1980 से 1986 का, हमारे पास वेजेस दे रखे हैं और हमारे पास प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का, ये हमने रियल वेजेस को फाइंड आउट करना है। रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या है हमारा, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। तो मनी वेजेस क्या है हमारे 800, प्राइस इंडेक्स कितना है 100 इंटू 100। तो हमारे पास ये कितना आ गया 100। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 800। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैसे आएगा 819, मनी वेज प्राइस इंडेक्स 105 इंटू 100। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 780 एंड सो ऑन। हम कैलकुलेशन करते जाएंगे तो ये 750, 730, 736, देन 670, देन 660। तो ये हमारे पास रियल वेजेस आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रियल वेज इंडेक्स नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। तो रियल वेज इंडेक्स जो है उसका क्या फॉर्मूला है, रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर। तो अगर हम इसको 100 ले लेंगे तो करंट ईयर का हमारा इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस जो ईयर है जिसको कि हम बेस ईयर मान रहे हैं। अगर तो हम फिक्स्ड के अकॉर्डिंगली चले तो अगर हमने बेस ईयर मान लीजिए, यहाँ पे मान लिया 1980 को, 1980 हमारा बेस है, तो 780 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ कहता है 800, क्योंकि इसको बेस मान लिया तो ये आ गया हमारा 100 करके हमारे पास आ गया 97.5 एंड सो ऑन। फिर हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ये आ जाएगा 750। अब इसको भी किसके साथ डिवाइड करेंगे 800 के साथ, क्योंकि हमने किसको बेस ले लिया है 1980 को हमने अपना बेस ईयर मान लिया है। तो फिक्स बेस के केस में ये हमारे इंडेक्सेस आने शुरू हो जाएंगे। देन अगेन 730 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 91.25, 92, 83.75 एंड 82.5 एंड सो ऑन। सो दिस इज द वे जब हम इंडेक्स नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दो चीज़ों को फाइंड आउट किया, रियल वेजेस को और इंडेक्स नंबर को, जिसमें 1980 को हमने अपना बेस लेके अपने इंडेक्स नंबर्स को भी फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज द वे कि हम अपना जो रियल वेजेस है उनको फाइंड आउट करके, मनी वेजेस अगर हमें दे रखे हैं तो उससे हम रियल वेजेस को फाइंड आउट करके अपना रियल वेज इंडेक्स जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली हम रियल इनकम और रियल इनकम इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब जो हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हमें पता है कि दिन ब दिन जो प्राइसेस हैं उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ह्यूमन बींग्स की उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल आर देयर, जिसमें कि हम मिडिल क्लास, जो हाई क्लास, डिफरेंट क्लासेस में भी हम लोगों को डिवाइड करते हैं। उनके एक्सपेंडिचर पैटर्न के अकॉर्डिंगली उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आता रहता है। यानी कि प्राइसेस जो है हर एक वर्ग को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। जैसे स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली को डिफरेंट तरीके से प्राइसेस में चेंजेस इंपैक्ट करेंगी, रिच फैमिलीज को डिफरेंट तरीके से इंपैक्ट करती हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की मदद से हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट स्टेटा के लोगों की जो लिविंग कंडीशंस हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हमने प्राइसेस के इंपैक्ट को देखना हो, जब हमने कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी हो कि वो कौन सी क्लास के लिए वो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, या गवर्नमेंट ने डीए की किस्त, अगर डीए अलाउंस जो है उसको फिक्स करना हो कि कितना कीमतों ने प्रभावित किया है कंज्यूमर को और उसके अकॉर्डिंगली डियरनेस अलाउंस जो है वो कितना फिक्स होना चाहिए। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको भी हमारे पास मेजर करने के लिए दो मेथड हैं। एक है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लास्ट पेज का जो मेथड है वो यूज करते हैं करंट ईयर प्राइसेस को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई, उसका समेशन डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू वेट्स इनटू 100। तो ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापने का फर्स्ट मेथड है जिसको हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। एक हमारे पास फैमिली बजट मेथड है जिसको कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, इस नाम से हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव इनटू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। तो W यहाँ पे हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं, P यहाँ पे हमारा प्राइस रिलेटिव है। तो P इज प्राइस रिलेटिव, W इज टोटल एक्सपेंसिव। तो इन दोनों मेथड्स को समझाने के लिए हमने एक एग्जांपल जो है वो फॉर्मुलेट की है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस एग्जांपल को भी ध्यान से समझना जरूरी है। यहाँ पे हमने डिफरेंट आइटम्स दे रखी हैं और हर आइटम के जो वेट्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में है। जैसे वीट 2 क्विंटल्स में है, राइस 20 kg में है, शुगर 10 kg, घी 5 kg, क्लोथिंग 25 मीटर्स, फ्यूल 40 kg। तो ये हमारे वेट्स हैं, ये हमारा क्यू है। प्राइसेस हमने 2 ईयर्स की ली हैं जिसमें ऑब्वियसली 1980 को हम बेस ले रहे हैं और 1990 की हमारी करंट प्राइसेस हैं। तो ये हमारी डिफरेंट प्राइसेस दे रखी हैं। तो अब हमारे पास दो मेथड्स हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या करना होगा, बेस ईयर प्राइसेस को क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन करंट ईयर प्राइसेस को बेस क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट P0 Q0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 150, 240, 120, then 50, then 0.5, then हमारे पास आ जाएगा 400, then हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमने कैलकुलेट किया है P0 Q0। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारा Q0, ये है हमारा P0। इनको हमने मल्टीप्लाई किया है आपस में। तो 2 × 75 150, 20 × 12 240। अब नेक्स्ट हम सो ऑन, ऐसे हमने सारा कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हम किसको करेंगे, P1 को Q0 के साथ। ओके, तो ये हमारे पास जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 250, 320, 160, 75, 125, 480 एंड 40। ठीक है, तो अब इन दोनों का समेशन जब हम ले लेंगे, ये है हमारे पास 1097.5, ये हमारे पास वैल्यू है 1450। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। तो इनकी समेशन को आपस में कर देते हैं जी डिवाइड, 1450 डिवाइडेड बाय 10,957.5 इंटू 100। तो हमारा इंडेक्स क्या आ गया, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ गया 132.12। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड, सिंपल, जिसमें कि हमने समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100 करके अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, ये मेथड है हमारा फैमिली बजट मेथड। तो इसमें क्या चाहिए हमें, W क्या है हमारा P0 Q0। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, तो ये सेम यूज कर लेंगे यहाँ पे हम, सेम डाटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई रखी है 1097.5। और अब डिफरेंट क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव। कौन सा, प्राइस रिलेटिव। तो वो कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए हमारी P1 कितनी है 125, P0 कितनी है 75 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 166.66, then 133.3, again 133.3, then 150, 1111.1, 120 and 160। ये हमारे पास है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, P इंटू W। ये W की वैल्यू है, ये और ये हमारे पास P की वैल्यू है। तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद PW जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2499, then 31,999.2, then 15,999.6, 7500। तो ये सारा जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 144,997.6।
तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा 144,997.6, इसको किसके साथ डिवाइड करना है हमने, समेशन ऑफ W। तो समेशन ऑफ W हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1097.5, 1097.5 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट 132.12 इज आवर आंसर। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आया है, सेम। आंसर में कोई भी अंतर नहीं है। सो दिस इज द वे जिससे कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स नंबर्स। इसी से हमारी इंडेक्स नंबर सीरीज जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।